उसने बंदूक निकाली। तभी वहां एक भालू की आवाज आई। लकी मौका देखकर पीटर से बचने के लिए भागा तो भालू की गिरफ्त में आ गया। देख क्या रहे हो पीटर, गोली चलाओ, लकी ने घबराते हुए कहा। भालू ने लकी को बुरी तरह से जकड़ रखा था और वो किसी भी वक्त उसके पेट को फाड़ सकता था। इधर पीटर के हाथ कांपते जा रहे थे। गोली तो उसे चलानी ही थी, लेकिन निशाना कभी लकी के ऊपर तो कभी भालू के ऊपर जा रहा था। गहरी दुविधा ने उसे घेर लिया था। अपनी आंखों के आगे उसे कभी अपने रोते हुए बच्चे के चित्र नजर आते, तो कभी उसे वो दिन याद आता जब लकी ने पीटर को छुड़वा दिया था। उधर जब वो इस चिंता में उलझा हुआ ही था कि इतने में भालू ने लकी का कुर्ता फाड़ डाला था और वो बस अपने नाखूनों को लकी के सीने में गोदने ही वाला था। उसने अपना पंजा उठाया और जैसे ही लकी के सीने पर वो जोरदार वार करने वाला था कि इतने में पीटर ने जोर से कहा, लकी सर आप नीचे झुक जाइए, मुझे भालू का सिर दिखाई नहीं दे रहा है। पीटर के इतना कहते ही लकी की आंखों में चमक आ गई। वो पीटर की तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। इधर भालू का तना हुआ पंजा लकी के सिर को फाड़ने ही वाला था कि इतने में पीटर ने भालू के सिर पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली चलाते ही उसकी आंखें बंद हो गई। जंगल में जैसे ही गोली चलने की आवाज आई तो पेड़ पर बैठे सारे पंछी चिल्लाते हुए वहां से उड़ गए। उनके जाने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। माहौल में बारूद के धुएं की गंध फैल गई थी। पीटर ने अपनी आंखें खोली तो देखा लकी सिहरा हुआ सा एक कोने में खड़ा था। गोली सीधी भालू के कंधे में जाकर लगी थी और वो नीचे गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। उसके शरीर में से खून बह रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को खड़ा किया और पीटर की तरफ देखने लगा। पीटर के लिए उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब की बार वो लकी को छोड़ पीटर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि इतने में पीटर ने फिर से उसके ऊपर बंदूक तानी और गोली चला दी। लेकिन ये क्या, बंदूक से गोली चली ही नहीं, क्योंकि बंदूक में गोली थी ही नहीं। पीटर को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो हक्का बक्का सा रह गया। उसकी आंखें आकार में चौगुनी हो गई। उसने 3-4 बार लगातार ट्रिगर को दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उधर तेजी से पीटर की तरफ भालू बढ़ता जा रहा था। उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। लकी एक कोने में खड़ा उन दोनों को इस हाल में देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। लकी सर बचाओ, पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। इतने में भालू उसके बेहद करीब आ गया। वो उसके इतना पास आ गया कि पीटर उसे देख भी नहीं पा रहा था। उसने अपना पंजा उठाया और वो पीटर पर वार करने ही वाला था। पीटर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। भालू का पंजा उसे लगने ही वाला था कि इतने में पीछे से आवाज आई, भीरू स्टॉप, रुक जाओ भीरू। ये आवाज सुनते ही पीटर चौंक गया। उसे ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो पाया कि रीना, शीना, मीना और टीना चारों उसकी दिशा में भागते हुए चली आ रही थी। फिर उसकी नजर भालू पर गई। उसका पंजा अभी भी हवा में ही वैसे ही तैनात था। वो पंजे को पीटर की तरफ बढ़ाने ही वाला था। इतने में रीना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं भीरू नहीं, वो हमारे साथ है, रुको। इतना कहते ही रीना उस भालू के पास पहुंच गई और उसे छू लिया। जैसे ही भालू को रीना ने छुआ तो वो शांत हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा गुस्सा पिघल कर जमीन में बह गया हो। इतने में मीना, शीना और टीना भी उसके आसपास आई और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने देखा कि भीरू यानी उस भालू को गोली लगी थी और उसके कंधे में से खून बह रहा था। फिर उन चारों की नजर भीरू की आंखों पर पड़ी तो देखा कि वो रो रहा था। उसकी आंखें भीग आई थी। लक्ष्मण जी, कैस्पर, इतने में रीना ने लकी को आवाज देते हुए कहा। लकी भागता हुआ उन चारों के पास आया और अपनी जेब से कैस्पर की एक बॉटल निकाल ली। उसने तुरंत दवा भीरू के कंधे पर डाल दी। वो सफेद सी दवा देखते ही देखते उसके हाथ में जम गई। कुछ मिनट के बाद भीरू की सांस नॉर्मल होने लगी। उसकी आंख के आंसू भी थम गए और वो शांति से जमीन पर लेटा हुआ था। पीटर ने जब देखा कि उसका घाव पूरी तरह से भर चुका है तो वो अवाक रह गया। कुछ देर के बाद भीरू अपनी जगह से खड़ा हो गया और चारों की तरफ देखने लगा। हमें माफ करना भीरू, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन क्या करें, ये करना जरूरी था, लकी ने भीरू से कहा और फिर पीटर की तरफ देखने लगा। पीटर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब
हो क्या रहा था। पालकियां तैयार हैं? लकी ने रीना से पूछा। रीना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आओ पीटर, लकी ने कहा और जमीन पर गिरी वो बंदूक उठा ली। उसने पीटर के कंधे पर हाथ रखा और दोनों पालकियों की तरफ साथ चलने लगा। रीना, शीना, मीना और टीना उस भीरू को अपने साथ लिए चली जा रही थी। उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आई थी वो, और उसे खुश करने के लिए उन चारों ने उसे अलग अलग चीजें खाने को देनी शुरू कर दी थी। कुछ देर के बाद में सभी लोग आश्रम पहुंच चुके थे। जब पीटर आश्रम में पहुंचा तो वो हैरान हो गया था। उसने देखा कि आश्रम के प्रांगण में कुर्सियां लगी हुई थी और उस पर वहां की सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई दरबार सजाया गया हो। सामने की तरफ वैद्य जी बैठे हुए थे और वो पीटर के बेटे का इलाज कर रहे थे। इतने में लकी, पीटर और बाकी लोग वहां पहुंचे तो सारी लड़कियां अपनी जगह से उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गईं। लकी ने अंदर आकर उन सभी को बैठने का इशारा किया और खुद वैद्य जी के पास लगी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा। पीटर अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था। लकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना। लकी ने उसे इशारे से पास बुला लिया। पीटर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ये मजमा क्यों जमा हो रखा था। लकी का इशारा पाते ही वो उसके पास चला गया और जाकर बैठ गया। इधर रीना, शीना, मीना और टीना भी भीरू के साथ एक कोने में खड़ी हो गई थी। आज आप सभी को मैंने यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पीटर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। असल में अभी जो कुछ भी जंगल में हुआ और कल भी तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, वो सब तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था। हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन वैद्य जी और मुझे, हम दोनों को तुम्हारे ऊपर विश्वास था, इसलिए हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते थे। तिजोरी में बंदूक मैंने जानबूझकर रखी थी और उसमें गोली भी जानबूझकर सिर्फ एक ही डाली थी। कल तुम्हारे बेटे को जो बुखार आया, वो भी हमारी वजह से आया, और तुम्हें तिजोरी की जिम्मेदारी भी जो दी गई थी, वो भी इसी प्लान की वजह से दी गई थी। इस भीरू को मैंने जंगल में बुलाया था। हम बस ये देखना चाहते थे कि तुम अपने बच्चे और अपने काम के बीच क्या चुनते हो। तुमने अपने काम को चुना और अब तुम्हारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे बच्चे को बीमार नहीं होने दूंगा, लकी ने कहा और पीटर के कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही पीटर ने लकी के मुंह से ये सुना तो वो हैरान हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब पहले से तय था। वो कभी लकी को तो कभी उस भालू को देख रहा था। इतने में लकी ने उन सभी की तरफ देखा और कहा, अब दूसरी बात, हम तुम्हें वैद्य जी की विरासत सौंपना चाहते हैं। हम राधिका के नाम से एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं और उसमें हम एलोपैथी के साथ साथ वैद्य जी की बनाई हुई दवा के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। उनकी धरोहर बहुत बड़ी और बहुत भारी है। उसे कोई तुम्हारे जैसा आदमी ही संभाल सकता है। अगर तुम इसे संभालने के लिए हाँ करते हो तो हमारे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान, लकी ने कहा और पीटर के सामने हाथ जोड़ लिए। लकी की मुस्कान देखते ही पीटर पिघल गया और उसने तुरंत लकी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा हाथ तो मुझे आपके सामने जोड़ने चाहिए। मेरे मन में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पाप तो आ गया था। मैं अपने बच्चे की वजह से लालची हो गया था। इस लालच के चक्कर में ये तो देखना ही भूल गया कि यहाँ मेरे बच्चे की देखभाल करने के लिए इतने सारे लोग हैं, जबकि वहां अमेरिका में तो कोई भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लकी ने इस बार उसे गले से लगा लिया। पीटर की बीवी जब लकी और पीटर को इस तरह से देख रही थी तो उसे भी काफी शर्म महसूस हो रही थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने लकी को बहुत गलत समझ लिया था और वो भावनाओं में बहकर गलत डिसीजन लेने वाली थी। रही बात वैद्य जी की धरोहर को संभालने की, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए सर। मैं ना सिर्फ उस धरोहर को संभाल कर रखूंगा, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाऊंगा। मैं उसे खूब आगे बढ़ाऊंगा सर, पीटर ने कहा और उसकी बात सुनते ही वहां बैठी सभी लड़कियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। खुद लकी, वैद्य जी और बाकी लोग भी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। आखिर में लकी ने सभी को शांत करवाया और कहा, अब रीना, शीना, मीना और टीना और आप सभी के लिए एक बात, हम लोग जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें मुझे हमारे आश्रम की लड़कियों की भागीदारी की भी जरूरत पड़ेगी।
मैं चाहता हूँ कि आप सब आश्रम की विद्या के साथ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करें। आपके वहाँ आने जाने से ना सिर्फ आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि उन लड़कियों का भी फायदा होगा। आपके अनुभव से उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लकी ने कहा, हम तैयार हैं लक्ष्मण जी। हाँ, आप बस कहिए हमें कब से आना है। मुझे तो लग रहा है कि हमें वहाँ बहुत मजा आने वाला है। सच में, हमें वहाँ दुनिया की बाकी लड़कियों से मिलने का भी मौका मिलेगा। सभी लड़कियों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। इतने में लकी ने फिर से सभी को शांत करते हुए कहा, जल्द ही, उसके बारे में मैं खुद आपको जल्द ही खबर देने के लिए आ जाऊंगा। तब तक आप आश्रम के रंग रोगन के काम में रीना, शीना, टीना और मीना की मदद कीजिए। हम इस जगह को खाली करके कहीं जाने वाले नहीं। सभी लड़कियां उत्साहित हो गईं। कुछ देर के बाद में वहां ढेर सारे कलर के डब्बे मंगवाए गए और सभी ने अलग अलग ब्रश से आश्रम की दीवारों को रंगना शुरू कर दिया। खुद लकी भी उन लड़कियों के साथ इस काम में शामिल हो गया था। एक तरफ पीटर और उसकी बीवी भी दीवारों की रंगाई कर रहे थे। कोई उस पर किसी पंछी का चित्र बना रहा था, तो कोई सिर्फ अलग अलग रंगों की छींटें आश्रम की दीवार पर मार रहा था। आखिर में सबने मिलकर आश्रम की सबसे बड़ी दीवार पर शिव जी की एक बहुत सुंदर और मोहक सी तस्वीर बना दी थी। उस तस्वीर के बन जाने से ही आश्रम में चार चांद लग गए थे। रात तक की चांदनी में आश्रम का सौंदर्य और ज्यादा खिल उठा था। उधर लकी भी इस सब के बाद सिर्फ एक दिन वहां रुका और बची हुई दवा लेकर वो सीधा अपने घर आ गया। उसके जैसलमेर जाने के दिन पास आ गए थे। सारे दोस्त गर्वित की शादी के लिए एक्साइटेड थे। वो लोग इस मौके को खुशनुमा बना देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो सब एक बैचलर पार्टी भी चाहते थे। गर्वित ने किसी को निराश नहीं किया और सभी को एक धमाकेदार बैचलर पार्टी दी। उसमें लकी, अमित, प्रीतम और गर्वित के बाकी दोस्तों ने खूब धमाल किया और अगले दिन सीधा जैसलमेर आ गए। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कैसी होने वाली थी गर्वित की शादी? क्या लकी इस शादी में चार चांद लगा पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर से पॉकेट एफएम पर।